तो महज 12 मिनट के आसपास का वक्त बाकी, दोपहर 3 बजे का समय है। आपको बता दें, चुनाव की तारीखों का ऐलान होने जा रहा है। जम्मू कश्मीर और हरियाणा दोनों के लिए बताया जा रहा है कि आज ही विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। आप जानते हैं, जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद ये पहला विधानसभा चुनाव होगा जिसका लंबे वक्त से इंतजार किया जा रहा है और जिसका रास्ता जो है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद निकला, जब पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराया जाना चाहिए। उसी को लेकर महज 12 मिनट के आसपास का वक्त बाकी है। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस समय मौजूद हैं। जानते हैं अंकित गुप्ता से क्या चुनाव आयोग जो है वो पहुंच गए विज्ञान भवन। अंकित, इस समय अपडेट क्या मिल रहा है? रोमाना, जैसी जानकारी मिल रही है अगले 5 से 7 मिनट में पहुंच जाएंगे तीनों चुनाव आयुक्त और उसी के बाद में 3 बजे से शुरू हो जाएगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। यानी कि अब से ठीक 12 मिनट बाद शुरू हो जाएगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। हालांकि जो तारीखों का ऐलान है, हमने पिछले कई प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है सालों से, कि जो तारीखों का ऐलान होता है वो शुरुआत के 15 से 20 मिनट के बाद में ये होता है और ऐसी ही उम्मीद आज भी है, क्योंकि उससे पहले जम्मू कश्मीर की स्थिति क्या है, हरियाणा की स्थिति क्या है, वो तमाम जो है क्या क्या जरूरतें हैं उनका जिक्र किया जाएगा। लेकिन एक अपडेट निकल के सामने आ रहा है, एक जानकारी निकल के सामने आ रही है कि जम्मू कश्मीर में जो चुनावी तारीखों का ऐलान होगा तो किस तरह चुनाव हो सकते हैं। तो अब तक की जो जानकारी निकल के सामने आ रही है सूत्रों से, कि जो पहले जो शुरुआती 2-3 चरण होंगे उसमें कश्मीर के वो इलाके जो कि पहाड़ी इलाके हैं, जहां जो बर्फबारी जल्दी शुरू हो जाती है, उन इलाकों में पहले शुरुआती 2-3 चरणों में चुनाव होगा और धीरे धीरे करके वो जम्मू की तरफ आगे बढ़ेंगे। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि कई इलाके कश्मीर के ऐसे होते हैं जहां पर 15 सितंबर के बाद में बर्फबारी शुरू हो जाती है और ऐसे में चुनाव आयोग की कोशिश ये है कि मतदान प्रतिशत के ऊपर उसका असर ना पड़े। लिहाजा पहले जो शुरुआती 2-3 चरणों में उन इलाकों में चुनाव हो सकता है, मतदान हो सकता है और उसके बाद धीरे धीरे करके जम्मू की तरफ आगे आएंगे। और अक्टूबर का तीसरा हफ्ता जो संभावित जानकारी निकल के सामने आ रही है, जब मतगणना होगी और वो मतगणना जम्मू कश्मीर और हरियाणा दोनों राज्यों की हो सकती है। लेकिन फिर दोहरा रहा हूं, आखिरी हमको जो है इंतजार करना है चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, क्योंकि जो अंतिम तारीख है वो जो चुनाव आयोग की तरफ से जारी की जाएगी। जी बिल्कुल, बस इंतजार जो है वो लगातार घटता हुआ, 10 मिनट से भी कम का वक्त बाकी रह गया है और सीधे आपको लेकर चलते हैं। आप देख रहे हैं हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष भी इस समय मौजूद है। आशीष, एक तो मौसम जिसका जिक्र यहाँ पर अभी अंकित गुप्ता की तरफ से किया जा रहा था और दूसरी बड़ी चुनौती जो है वो सुरक्षा, और सुरक्षा इस लिहाज से भी कि न सिर्फ घाटी बल्कि जम्मू रीजन में पिछले कुछ समय से जिस तरीके से आतंकवादी हमले बढ़े हैं उसको देखते हुए अब ये 90 की 90 सीटें जम्मू कश्मीर की, जिस पर चुनाव कराने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम बहुत जरूरी हो जाते हैं। और इस बात को लेकर जो वहां के राजनीतिक दल हैं उन्होंने भी अपना एक फीडबैक चुनाव आयोग को दिया कि साहब सुरक्षा कैंडिडेट्स के लिए भी मुहैया कराई जाए। आशीष, देखिए, सुरक्षा एक बहुत बड़ा कंसर्न है। इसी वजह से रोमाना देखें, 14 तारीख को सुबह सुबह खुद डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने बड़ी अहम बैठक सुरक्षा को लेकर के की थी, जिसमें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे, जिसमें DGMO मौजूद थे, आर्मी चीफ थे, इंटेलिजेंस चीफ्स थे। और आज आप देखिए जिस तरह से अनाउंसमेंट की सुगबुगाहट हुई जैसे ही इलेक्शन कमीशन का रिलीज आया, उसके ठीक बाद हमने देखा कि कई की चेंजेस जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन में किए गए हैं। नए DG तक को अपॉइंट कर दिया गया है। तो मुझे लगता है कि इसको लेकर के निश्चित तौर पर सजग है सरकार। और इसी वजह से आज से कुछ दिनों पहले तक, जैसा अंकित पहले जानकारी भी दे रहे थे, होम सेक्रेटरी की कश्मीर से स्टेक होल्डर्स, LG साहब के ऑफिस या फिर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, इन सभी से चर्चा करने के बाद मुझे लगता है कि ये डिसीजन किया गया है कि जम्मू कश्मीर के इलेक्शन का अनाउंस किया जाएगा। और इसी को लेकर के 2 रोज पहले रक्षा मंत्री ने मुलाकात भी की थी। सिक्योरिटी इन प्लेस है और मुझे लगता है कि एक फ्री एंड फेयर और इलेक्शन कंडक्ट कराने में इससे जो है इलेक्शन कमीशन को कामयाबी मिल सकेगी। बहुत समय से डिमांड भी था, लगातार दबाव था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी था कि सितंबर तक आपको चुनाव कराना है। तो मुझे लगता है इस वजह से इस टाइम को मीट करने के लिए अब आज जम्मू कश्मीर के इलेक्शन के डेट्स का अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। बिल्कुल, और आज देखिए जब जम्मू कश्मीर में चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा तो फिर ये परिसीमन के बाद भी पहला विधानसभा चुनाव जो जम्मू कश्मीर में हो रहा होगा और ऐसे में वो किस तरीके से जो जम्मू कश्मीर विधानसभा है वहां सीटों की संख्या तब्दील हुई है, जानने के लिए सीधे डेटा सेंटर लेकर चलते हैं शिरीन के पास। बिल्कुल रोमाना, तो देखिए परिसीमन के बाद ये पहला चुनाव है। अब जरा हम जल्दी से अपने दर्शकों को ये बता देते हैं कि परिसीमन के बाद और परिसीमन के पहले कितनी सीटें थी। तो ये देखिए आपके सामने कुल सीटें 87, ये परिसीमन से पहले की सीटें जो अब 90 हो चुकी हैं। जम्मू में सीट 37 थी, अब 43 हो गई हैं। कश्मीर में ये संख्या सीटों की 46 थी, एक बढ़कर अब 47 हो गई है। और लद्दाख 4 सीटें पहले थी, अब अलग, क्योंकि ये एक केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पर 4 सीटें जो हैं परिसीमन से पहले और परिसीमन के बाद का ये आंकड़ा कि यहाँ पर, क्योंकि अब बढ़कर कुल सीटें 87 थी जो अब 90 सीटें हो चुकी हैं परिसीमन के बाद। रोमाना,
तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है और ऐसे में सीधे अब आपको लेकर चलते हैं। आसिफ कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ, ये परिसीमन के बाद जो वेटेज है वो करीब करीब बराबर हो गया है जम्मू रीजन और कश्मीर रीजन का। हमेशा से ही जम्मू कश्मीर में देखें तो परिसीमन को लेके जम्मू वर्सेस कश्मीर की जंग होती रही है, क्योंकि जम्मू में 37 कश्मीर घाटी में 46 सीटें थी जो जब जम्मू कश्मीर एक प्रदेश था 87 सीटों में से। उसके बाद जब लद्दाख अलग हो गया उसकी 4 सीटें कट गई और जो नए परिसीमन में 7 सीटें बढ़ी, लेकिन उस पर भी सवाल तब उठा था कि जम्मू में 6 और कश्मीर घाटी में 1 सीट जो है वो बढ़ी है। कहीं ना कहीं उस पर भी जो स्थानीय दलों की तरफ से वो राजनीति की गई कि जम्मू क्षेत्र का जो सीट है नंबर वो बढ़ाने की कोशिश हो रही है, तब ये बात हुई थी। लेकिन कुल मिला के देखें तो केवल परिसीमन में सीटों की संख्या नहीं बढ़ी है, जो आरक्षित सीट है उनका नंबर भी बढ़ा है। जहां कश्मीर घाटी में पहले कोई भी सीट आरक्षित नहीं थी, वहीं अब तकरीबन 12 सीट जम्मू कश्मीर में है जो SC ST के लिए आरक्षित कर दी गई है। महिलाओं के लिए खासतौर पर आरक्षण नहीं किया गया है, जो एक विवादित मुद्दा रहा था। लेकिन जो आरक्षित सीट SC ST है उसको निशाना बनाते हुए बीजेपी पर कई आरोप जो थे विपक्ष ने लगाए थे, जिनमें वेस्टर्न पाकिस्तानी रिफ्यूजीज को प्रदेश का मैं नागरिक था और उनको आज मैं बता दूं कि आज ही जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल है उसकी बैठक हुई है और एक और प्रमुख फैसला लिया गया है जिसमें वेस्टर्न पाकिस्तान से आने वाले तकरीबन 5 लाख शरणार्थियों को सरकारी जमीन आवंटित करने का फैसला भी पारित कर दिया है। यानी चुनाव से मैं MCC लगने से पहले कई बड़े फैसले जो है स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल यानी LG कार्यालय की तरफ से लिए गए हैं, जो कि आने वाले चुनाव में विवादित मुद्दे भी बन सकते हैं। जैसा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहले ही जो तकरीबन 200 से ऊपर प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के ट्रांसफर तक पर सवाल उठाए हैं, जो कहीं ना कहीं जो चुनाव को प्रभावित करने के आरोप विपक्ष की तरफ से लगेंगे। लेकिन वेस्टर्न पाकिस्तानी रिफ्यूजीज को मैं सरकारी जमीन आवंटित करने या उसका कब्जा देने बात आप कह रहे हैं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले ये बड़े फैसले जो जम्मू कश्मीर के लिए LG की तरफ से लिए गए हैं और इसको लेकर यकीनन जम्मू कश्मीर में अब इन विधानसभा चुनाव के माहौल में राजनीति और गरमाएगी। और इस बीच जल्दी से आपको लेकर चलते हैं बीजेपी दफ्तर से, हमारे सहयोगी नीरज पांडे इस समय मौजूद हैं। नीरज, बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए अनुच्छेद 370 के बाद ये पहला विधानसभा चुनाव, लोकसभा में जिस तरीके से बढ़ चढ़कर वोटिंग परसेंटेज में सामने आया था जम्मू कश्मीर से, उससे बीजेपी ने इस फैसले पर मुहर लगने की बात कही थी और अब उसी को कहीं ना कहीं दोहराना होगा इस बार विधानसभा चुनाव में भी। देखिए, विधानसभा चुनाव निश्चित रूप में बीजेपी के लिए हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है जम्मू और कश्मीर में, लेकिन इस बार राहत की बात यह है कि जहां से ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी की आती थी यानी कि जम्मू रीजन, उनकी सीटें भी बढ़ गई। देखिए, इस बात को समझना पड़ेगा, डीलिमिटेशंस में हमेशा से इस बात के आरोप लगते रहे, जम्मू रीजन के लोग ये कहते रहे कि जनसंख्या वाइज जम्मू रीजन ज़्यादा है और जनसंख्या घाटी में कम है, बावजूद इसके सीटें घाटी में ज़्यादा हैं और सीटें जम्मू रीजन में कम हैं। तो इस बार डिलिमिटेशन के समय पर इस बात का ध्यान दिया गया कि जो पॉपुलेशन है वो कहां पर है, वो पॉपुलेशन कहां ज़्यादा है और पॉपुलेशन के हिसाब से ही डिलिमिटेशन किया गया और उसी के आधार पर सीटों का आवंटन भी किया गया, जिसकी वजह से जम्मू रीजन में अचानक सीटें बढ़ गई। जम्मू रीजन हो चाहे श्रीनगर रीजन में अब तक जैसा खुद आशिफ ने अभी बताया कि एक भी सीट आरक्षित नहीं थी, जबकि घाटी में हर जाति के लोग रहते हैं। तो डिलिमिटेशन के समय पर इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखा गया और यही कारण है कि 12 सीटें वहाँ SC ST के लिए रिजर्व की गई। तो बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने इस बार ये डिलिमिटेशन के समय महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं आप नीरज पांडे। मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए, अब बस तारीखों के ऐलान का इंतजार है जम्मू कश्मीर और साथ ही साथ हरियाणा। हरियाणा वो राज्य है जहां पर पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार है। हालांकि आप जानते हैं 2019 में अपने दम पर बीजेपी सरकार नहीं बना पाई थी, जेजेपी का उसको साथ लेना पड़ा था। लेकिन फिर इस तरीके का पलट फेर कि पिछले 10 साल से जिसको प्रदेश की कमान दी हुई थी, एन 2024 लोकसभा चुनाव से पहले उन मनोहर लाल खट्टर को हटाया जाता है, नायब सिंह सैनी को प्रदेश की कमान दी जाती है। और अब हरियाणा में जब विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं तो फिर कांग्रेस बीजेपी को जोरदार टक्कर इस रूप में देती हुई नजर आ रही है कि लोकसभा चुनाव के नतीजों ने बताया कैसे 5-5 से कांग्रेस और बीजेपी बिल्कुल बराबरी पर आ गए और उसी जोश हाई के साथ कांग्रेस इस समय जमीन पर भी उतरी हुई है। सीधे जैनेंद्र का रुख करते हैं, जानते हैं जैनेंद्र से। हम देख रहे हैं किस तरीके से भूपेंद्र हुड्डा जो है वो जमीन पर उतरे हुए हैं, यात्राएं कर रहे हैं और वहीं चुनाव को लेकर कांग्रेस के खेमे में तैयारियां इस हद तक आगे बढ़ चुकी हैं कि टिकट किसको दिया जाए इस पर भी मंथन जारी। जैनेंद्र,
बिल्कुल रोमाना, स्क्रीनिंग कमेटी का ऐलान कर दिया गया है। अजय माकन उसके प्रमुख हैं और हरियाणा जो है वो छोटा सा राज्य है, 90 मात्र सीटें हैं, तकरीबन 30 के करीब में फिलहाल कांग्रेस के अपने विधायक हैं। 15 ऐसी सीटें थी पिछली बार जो बहुत कम मार्जिन से जहां पर कि बड़े नेताओं की हार हुई थी, तो ज़्यादा मंथन नहीं करना है, माथापच्ची जो है वो आधी सीटों पर ही करनी है। लेकिन जो गुटबाजी है जिसको लेकर के जो बड़ी चुनौती रही है हरियाणा में कांग्रेस के लिए, वो सबसे बड़ी चुनौती है अजय माकन के लिए। सबसे ज़्यादा उनको माथापच्ची इसी बात पे करनी होगी कि कैसे वो जो दोनों प्रमुख गुट हैं उनको, उनके लोगों को एकोमोडेट करें और किसी भी गुट को जो है वो नाराज होने का मौका ना दें। अगर ये माना, ये एक आम राय है कि अगर कांग्रेस पूरी ताकत से लड़ेगी तो 2019 में क्लीन स्वीप होने के बाद भी बीजेपी बहुमत से नीचे थी। इस बार तो मुकाबला लोकसभा में बराबरी का दिखाए तो विधानसभा में कांग्रेस को एक एडवांटेज की स्थिति तो साफ तौर पर नजर आ रही है। लेकिन चुनौती यही है कि वो क्या एकजुट होकर के इस चुनाव में लड़ती है, क्योंकि महत्वपूर्ण यही है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में कि कांग्रेस घर की कलह को खत्म कर पाती है, और अगर ऐसा कांग्रेस कर पाती है तो यहां पर एडवांटेज कांग्रेस वाली स्थिति बन सकती है। जल्दी से सचिन का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीर आपको दिखाते चले। विज्ञान भवन की ये तस्वीर आपके सामने है और महज 1 मिनट का इंतजार बाकी, और उसके बाद इसी मंच पर आपको चुनाव आयुक्त नजर आएंगे और फिर वो तारीखों का ऐलान जिसका देश बेसब्री से इंतजार कर रहा है।